हाय एवरीवन, दिस इज साजन गोयल। वेलकम बैक टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईबीओ सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक कंप्लायंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर हम आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में होती है। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारी क्लासेस को एक्सेस करना बहुत ईजी है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो प्ले स्टोर से आईबीएफ लर्निंग सेंटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अगर आप एक iOS यूजर है तो ऐप स्टोर से माइंडस्फीयर डाउनलोड करके हमारी क्लासेस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम एग्जाम्स और क्लासेस के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक को क्लिक करके हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे मॉड्यूल बी, कंप्लायंस प्रोग्राम और बैंक कंप्लायंस। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट था कंप्लायंस फंक्शन, कंप्लायंस एंड कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक, कि कंप्लायंस क्या होता है और कंप्लायंस फंक्शन बैंक में किस तरीके से वर्क करता है और वो क्यों जरूरी होता है। सेकंड हम हुए कि कंप्लायंस फंक्शन किस स्ट्रक्चर में वर्क करता है, जिसको हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर का नाम दिया। उसके अंदर हमने कंप्लायंस डिपार्टमेंट को काफी पार्ट्स में बांटा और हर एक पार्ट का क्या क्या रोल है, किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, हमने वो समझा। फिर हम अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमने शुरू करा था जिसका नाम था फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज एंड कंप्लायंस रिस्क, कि जो कंप्लायंस इश्यूज एंड कंप्लायंस रिस्क आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किस फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कंप्लायंस इश्यूज को समझा। उसके अंदर हमने देखा कि जो कंप्लायंस प्रोग्राम होता है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि कंप्लायंस इश्यू को इसलिए आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद जो कंप्लायंस प्रोग्राम है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच किस तरीके से, हमने उस चीज को समझा। देन हम मूव हुए कंप्लायंस रिस्क के ऊपर। कंप्लायंस रिस्क के अंदर सबसे पहले हमने कंप्लायंस रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन के साथ हमने ये देखा कि कंप्लायंस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या चीजें हमें अपने माइंड में रखनी है। देन हमें न्यू प्रोडक्ट के अंदर कंप्लायंस रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, उसके बाद हम मूव हुए कंप्लायंस कंप्लायंस मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फिर हमने ड्यू डिलिजेंस के सबको पढ़ा कि ड्यू डिलिजेंस कंसेप्ट पहले क्या था, फिर ड्यू डिलिजेंस क्यों आया, ड्यू डिलिजेंस होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम मूव हुए, हमने पूरे फंक्शंस को समराइज करके कुछ 9 पॉइंट्स में देखा। देन हम मूव हुए ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर। ऑपरेशनल रिस्क कंट्रोल और ऑपरेशनल रिस्क कंट्रोल को हमने एचआर मैनेजमेंट के व्यू में देखते हुए कंप्लायंस रिस्क से उसको रिलेट करा। आज हम अपना थर्ड टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। सबसे पहले हम देखते हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? ऐसा रिस्क किसी भी कंपनी के अंदर अराइज होना कि हमने अभी कोई इंटरनल कंट्रोल्स लगाए नहीं है, कुछ हमने अभी कुछ भी नहीं करा है, बट उसके अंदर रिस्क पहले से ही है। इसको हमने एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैंने नीचे लिखी भी हुई है, बट अब मैं आपको इलस्ट्रेट करता हूँ जल्दी जल्दी। सपोज आप रोड क्रॉस करने गए। आप रोड क्रॉस करने से पहले कुछ नहीं करे, डायरेक्ट रोड क्रॉस कर रहे हो, तो आपके आपके वो रिस्क क्या है? आपका रिस्क क्या है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गाड़ी या कोई व्हीकल आपको चोट पहुंचा सकता है। दैट इज द इनहेरेंट रिस्क। आपने कुछ नहीं करा बट वो रिस्क प्री एग्जिस्टिंग है। इसको हम आउट ऑफ द रिस्क भी बोलते हैं, कि आउट ऑफ द बॉक्स रिस्क भी बोलते हैं, कि ये रिस्क प्री एग्जिस्टिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स है, अभी हमने कुछ भी नहीं करा। दिस इज द इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हम कंट्रोल एक पढ़ते हैं, कंट्रोल लाइक जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। रोड क्रॉस करते वक्त आपने लेफ्ट देखा, राइट देखा, ये आपने कंट्रोल लगाया। तो इनहेरेंट रिस्क जो कंट्रोल लगाने से पहले का रिस्क था, हमने कंट्रोल लगाया, उससे क्या हुआ? इनहेरेंट रिस्क कम हो गया, कि ना यहाँ पे ना लेफ्ट साइड व्हीकल है ना राइट साइड व्हीकल है, तो हमारा एक्सीडेंट का चांसेस कम हो गए। थर्ड हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आती है जो है रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क क्या होता है? रेजिडुअल रिस्क मतलब इनहेरेंट रिस्क एग्जिस्टिंग था, हमने इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करे ताकि इनहेरेंट रिस्क कम हो जाए, बट कंट्रोल्स के बाद भी जो रिस्क बच गया उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल रिस्क। लाइक फॉर एग्जांपल, आप रोड क्रॉस ही कर रहे हो, इनहेरेंट रिस्क क्या है? एक्सीडेंट हो सकता है। उसको बचाने के लिए आपने कंट्रोल इंप्लीमेंट किया। कंट्रोल इंप्लीमेंट किया, क्या किया? पहले राइट देखा, लेफ्ट देखा, कोई गाड़ी नहीं है, देन आप रोड क्रॉस करने गए। बट देर आर चांसेस कि कोई खंबा आप पे गिर जाए, कुछ ऊपर से चीज आप पे ऊपर आके गिर जाए। वो रेजिडुअल रिस्क है, उसको आपने जो कंट्रोल आप लगा सकते थे आपने लगा लिए, बट वो ऐसा रिस्क है जो रहने ही वाला है, उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज द रेजिडुअल रिस्क। जो कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के बाद भी रिस्क बच गया उसको रेजिडुअल रिस्क बोला जाता है। ठीक है, सो इनहेरेंट रिस्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? एक छोटा सा फॉर्मूला, थ्रेट्स इनटू वल्नरेबिलिटी। थ्रेट्स इनटू वल्नरेबिलिटी मतलब थ्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं? कुछ भी दिक्कतें जो एक एंटिटी को आ सकती हैं। थ्रेट्स जनरली वर्ड यूज किया जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? जो उसके इंटरनल फेलियर्स होते हैं। लाइक थ्रेट्स अगर हम बैंक की एग्जांपल में देखें, जो मार्केट रेट्स का चेंज होना, इट इज अ थ्रेट फॉर अ बैंकिंग बिजनेस। बट बैंकिंग के इंटरनल सिस्टम का फेल होना, इट इज अ वल्नरेबिलिटी फॉर बैंकिंग सिस्टम। ओके, सो बैंक का इनहेरेंट रिस्क किन किन चीजों पे बेस है? फर्स्ट इज थ्रेट, सेकंड इज वल्नरेबिलिटी, कि हो सकता है मार्केट भी चेंज हो गया, इंटरनल उसकी इंटरनल वर्किंग्स भी नहीं सही तरीके से, और इंटरनल सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। तो ये रिस्क मिला के बैंक के ऐसे रिस्क है जो प्री एग्जिस्टिंग है, कि ऐसे रिस्क हो सकते हैं, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। दिस आर द इनहेरेंट रिस्क।
ठीक है, उसके ऊपर हम कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हैं, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या कंट्रोल करते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है रेजिडुअल रिस्क। ऐसा रिस्क, रेजिडुअल रिस्क को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला? इनहेरेंट रिस्क माइनस इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब इनहेरेंट रिस्क एग्जिस्ट करता था, इंटरनल कंट्रोल आपने लगा दिए, इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद भी जो रिस्क बच गया दैट इज द रेजिडुअल रिस्क। ठीक है, सो ये हमने एक एग्जांपल स्टडी कर लिया। अब हम जो बैंकिंग के अंदर रिस्क हमने पढ़े थे, उनको क्या क्या रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क क्या है, और उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। क्रेडिट रिस्क इनहेरेंट रिस्क क्या था कि लोग जिन पे हमने पैसा दिया वो पैसा ही ना दें, जिन जो कस्टमर्स हैं वो हमारा लॉस करवा दें। उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? लोन देने से पहले ये इंश्योर करो कि जिसको हम लोन दे रहे हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन साउंड है कि वो लोन हमें वापस कर सकता है। सेकंड, जो हमारी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है उसको हम बढ़ा दें। ठीक है, उसके लिए एक एक और मेथड हम क्या यूज करते हैं, क्रेडिट एनालिसिस सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट एनालिसिस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो हम कस्टमर्स हैं उनको हम उनकी क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग रैंक कर सकते हैं कि जिस कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है उसको लोन ज्यादा प्रोवाइड करना, जिस कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग कम है उसको कम लोन प्रोवाइड करना। सेकंड, बैंक के जो अपने ही क्रेडिट रिस्क है उसको क्वांटिफाई करने के लिए एक सेल्फ असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए। क्वांटिफाई मतलब उसकी एक वैल्यू निकालने कि एक्चुअली इतना रिस्क एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है, उसके लिए एक सिस्टम हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, जो हम जिन जिन लोगों को लोन दे रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाए कि आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। लाइक क्रेडिट स्कोर की एक पॉलिसी है, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हम सिर्फ उन लोगों को लोन देंगे जिनका क्रेडिट स्कोर 750 700 से अबव होगा, या जिनका क्रेडिट स्कोर 700 से अबव होगा उनको इंटरेस्ट लोन इतना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हम अपने क्रेडिट रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड रिस्क हमारे ऊपर हमारे लिए निकल के आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क इज बेसिकली कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही है उनके उससे राइज होने वाला रिस्क। लाइक बैंक का एक पोर्टफोलियो, बैंक का पोर्टफोलियो डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट पे, उसने सिक्योरिटीज परचेज कर रखी है, स्टॉक प्राइसेस बढ़े कम हुए उसके करके बैंक के पोर्टफोलियो को लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, दैट इज द इनहेरेंट रिस्क ऑफ द मार्केट रिस्क। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक तो मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट होनी चाहिए ताकि मार्केट्स को कंट्रोल किया जा सके। सेकंड, जहां हमें सब्सटेंशियल लॉसेस होते हैं, सब्सटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं मार्केट ट्रांजेक्शन के अंदर, उन पे हम स्पेशल फोकस करके स्पेशल पॉलिसीज बना सकते हैं। थर्ड, हमारे पास निकल के आता है हम एक मार्केट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मार्केट रिस्क इंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो हम लिमिट्स बना सकते हैं कि आप कितना ज्यादा कि आप लिमिट लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा हम लॉस नहीं करेंगे, चाहे वो वॉल्यूम में लॉस हो या एक्चुअली फाइनेंशियल लॉस हो, इससे ज्यादा लॉस नहीं हमने करना। सेकंड, ये इंश्योर करना कि जो लिमिट्स डिफाइन की गई हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी उसी के अंदर रहते हुए भी बैंक अपनी ट्रांजेक्शन्स करे। थर्ड, जो भी डेली का प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसकी डेली रिपोर्टिंग होनी चाहिए डायरेक्टर्स को ताकि पता लगे कौन सा सेगमेंट प्रॉफिटेबल है, कौन सा सेगमेंट लॉस कर रहा है, कौन सा सेगमेंट प्रॉफिट कर रहा है। फोर्थ, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको मंथली रिपोर्ट्स भेजी जाए। तो हम एक सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हम अपने मार्केट रिस्क को कम कर सके। सिस्टम में क्या क्या लिमिट्स डिफाइन करो, ये इंश्योर करो लिमिट्स के अंदर वर्क करना, और उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करो, रिपोर्टिंग डेली करो एंड मंथली। थर्ड, हमारे पास निकल के आता है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, छोटा जो फंड हो ना, दैट इज द लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क को कम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बैंक ऑपरेशंस का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी अगर बैंक के पास नहीं है तो बैंक अपना जो बेसिक फंक्शन होता है कि डिपॉजिट एक जगह से डिपॉजिट्स लेके दूसरों को आगे लैंड करना, वही नहीं परफॉर्म कर पाएगा। सो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए हम सबसे पहले तीन मेथड्स देख रहे हैं। सबसे पहला तो जो हमारे फंड सोर्सेज ऑफ फंड्स है उनको हम पीरियोडिकली एग्जामिन करते रहे। पीरियोडिकली एग्जामिन मतलब कि टाइम टू टाइम उन्हें देखते रहे कि वो साउंड है, हमें उनसे पैसा आ सकता है। सेकंड, जो हमारे फंड्स गैप है जहां पैसा कम हो रहा है हम वहां उनकी गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं कि उसको कैसे कैसे कम किया जाएगा। थर्ड, कुछ अनफोर्सिन डेवलपमेंट्स होते हैं, अनफोर्सिन डेवलपमेंट्स मतलब जिनके लिए हम प्री प्लान नहीं कर सकते, अगर कुछ होती है तो उनको कैसे डील करना उनके लिए भी एक हम सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिस्टम का नाम हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वही सबसे पहले रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग किस किस चीज की, लिक्विडिटी रिस्क कितना, फंड गैप कितना, मार्केट एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, हम अपने कैश फ्लो को किस तरीके से मैनेज करने वाले। सेकंड, ओवरऑल कैश फ्लो है उसकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स लाइक मंथली क्वार्टरली एग्जीक्यूटिव कमेटी को देना। थर्ड, वही कि अगर कुछ ऐसी सडन मार्केट चेंजेस आ जाते हैं उनको कैसे डील करना, उनके लिए कंटिजेंसी प्लान हम बना सकते हैं ताकि लिक्विडिटी शॉर्टेज को कम से कम किया जा सके। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट रिस्क पे मूव करते हैं, ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क हमने कल भी पढ़ा था। ऑपरेशन रिस्क इज बेसिकली बैंक की जो डेली की ट्रांजेक्शन हो रही है, जो बैंक डेली बिजनेस कर रहा है उससे राइज होने वाले रिस्क। इन रिस्क के अंदर क्या आता है कि ट्रांजेक्शन हैंडलिंग गलत हो गई, एरर्स हो गए, जो स्टाफ है वो अनएथिकली वर्क कर रहे हैं, एक्सेट्रा। इसमें ये चीजें कंक्लूड होती हैं। इनको कंट्रोल करना क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि बैंक कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनका एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है और उनका फ्लुएंटली चलना बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो ऑपरेशन रिस्क को कम से कम किया जा सकता है। उसको करने के लिए हम एक सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बैंक के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि उसको अपने डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेशंस को सुपरवाइज करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है ताकि ऑपरेशन इसको कम से कम किया जा सके। सेकंड हमारे पास निकल के आता है इंटरनल चेकिंग फंक्शन। इंटरनल चेकिंग फंक्शन के अंदर जो बैंक का इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है वो टाइम टू टाइम इंटरनल चेकिंग करे, कुछ उसको वल्नरेबिलिटीज दिखती हैं, कुछ ब्रीचेस दिखती हैं तो वो अपनी रिपोर्ट दे, और पूरे के पूरे एक्चुअली ब्रांच को, पूरे के पूरे बैंक ऑफिस को मॉनिटर करे। बैंक ऑफिस के अंदर ओवरसीज ऑफिस भी आ जाते हैं, उनको भी मॉनिटर करे और अपनी उसके ऊपर रिपोर्ट दे ताकि ब्रीचेस को कम से कम किया जा सके और ऑपरेशन रिस्क को भी कम से कम किया जा सके। फिफ्थ हमारे पास निकल के आता है सिस्टम रिस्क। सिस्टम रिस्क क्या होता है बेसिकली, बैंक के जो कंप्यूटर सिस्टम है उनसे राइज होने वाला रिस्क। आज का जो बैंकिंग सिस्टम है वो हाईली डिपेंडेंट किस पे, कंप्यूटर्स के ऊपर। तो अगर बैंक कंप्यूटर्स के अंदर कुछ भी फेलियर आता है तो जो बैंक के ऑपरेशन है वो काफी बड़े स्केल पे इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए सिस्टम रिस्क को कम से कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं उसको सिस्टम रिस्क को कम से कम करने के लिए, कि जो सुपरवाइज सिस्टम को प्रॉपर सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना और पूरे के पूरे बैंक पे कंट्रोल करना ताकि कहीं भी सिस्टम फेलियर ना हो, कहीं भी कंप्यूटर फेलियर ना हो, ताकि सिस्टम रिस्क को कम से कम किया जा सके। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ फंक्शंस देखते हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे लाइक सबसे पहले हमारे पास निकल जाता है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की एक दूसरे से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन से चैनल यूज करते हैं। अगर उसमें फेलियर रहता है तो कम्युनिकेशन में एरर आएगा, कम्युनिकेशन में एरर आएगा तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास ही नहीं हो पाएगी। उसको कम कैसे किया जा सकता है, एक कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर फिक्स ना रह के मल्टीपल टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होनी चाहिए। लाइक ईमेल हो सकती है, फोन हो सकते हैं, मल्टीपल फोन हो सकते हैं, व्हाट्सएप सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा अपने ही अंदर अपना खुद का इन हाउस मैसेजिंग सिस्टम भी डेवलप किया जा सकता है। सेकंड हमारे पास निकल गया था बैकअप कंप्यूटर सेंटर। बैकअप कंप्यूटर सेंटर मतलब कि जो एक होता है मेन कंप्यूटर सेंटर, एक होता है बैकअप उसका, कि अगर मेन कंप्यूटर सेंटर किसी टाइम पे वर्क नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह कौन ले ले, बैकअप सेंटर, और हमारा जो काम है वो इफेक्ट में हो। थर्ड हमारे पास निकल के आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही एक सिस्टम ऑफिस होना। जब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही सिस्टम ऑफिस होगा तो वो पीरियोडिकली मॉनिटर करता रहेगा। पीरियोडिकली मॉनिटर करने से क्या होगा, सिस्टम रिस्क अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द इनहेरेंट रिस्क। एंड इनहेरेंट रिस्क क्या होते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल लगाया जा सकता है, कंट्रोल लगा के कौन कौन से सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगला टॉपिक हमारे पास निकल के आता है इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एंड इफेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम। इस टॉपिक के अंदर हम ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऑडिट प्रोग्राम क्यों जरूरी है, ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है, उसको इंप्लीमेंट क्या करना है, उसकी की कंपोनेंट्स हैं, एंड उसके अंदर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का क्या रोल है। सो हम शुरू करते हैं। ऑडिट ऑडिट प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि बेसिकली कि हमने ऑडिट करना है किस किस तरीके से करना है, किस किस इंटरवल्स में करना है। ठीक है, अगर हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है वो इफेक्टिव होगा तो जो हमारी कंप्लायंस पॉलिसी है उसको हम सक्सेसफुल बना पाएंगे। रीजन बीइंग, कंप्लायंस पॉलिसी क्या कहती है कि हमें चेक करना है कंप्लायंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, कंप्लायंस हो रही है नहीं हो रहे, उसके लिए सबसे इजी इजी वे टू चेक दैट थिंग आउट इज ऑडिट प्रोग्राम थ्रू ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग करने के लिए क्या जरूरी है, ऑडिट प्रोग्राम। सो हम कुछ की कंपोनेंट्स देख रहे हैं, की कंपोनेंट्स किसके, ऑडिट प्रोग्राम के। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर एक इंस्टीट्यूशन की रिस्क प्रोफाइल की अप्रोप्रिएट पॉलिसी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन की रिस्क प्रोफाइल मतलब कि इंस्टीट्यूशन को किस किस लेवल के रिस्क आ सकते हैं, उसका एक्सपोजर टू रिस्क कितना है, उसके लिए एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी होनी चाहिए ताकि ऑडिट प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाया जा सके। सेकंड, जो जिस भी तरीके से ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है उसके अंदर ऑल द रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, ऑल द रेगुलेशंस को ध्यान रख के बनाया जाए। थर्ड, प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर ट्रांजेक्शन की टेस्टिंग हो। और जरूरी नहीं है हर एक ट्रांजेक्शन को टेस्ट किया जाए, सैंपल बेसिस पे चेक किया जा सकता है, बट सैंपल शुड बी ऑल्सो बी एक्टिव एक्यूरेट। उसके उसके बाद जो ऑडिट प्रोग्राम फॉर्म किया जा रहा है वो सारे एरियाज को कवर करे। ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करके सिर्फ उसको ऑडिट किया जा रहा है, ऑडिट पूरा ऑर्गेनाइजेशन वाइज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑडिट, जब ऑडिट होता है, ऑडिट की जो वर्किंग्स होते हैं उनको कहा जाता है वर्क पेपर्स। जो वर्क पेपर्स है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो ताकि अगर किसी को उनको रेफर करना है तो रेफर भी किया जा सके। सेकंड, क्लियर पेपर ट्रेल्स स्टैब्लिश होनी चाहिए। पेपर ट्रेल्स स्टैब्लिश करने का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक इन्फॉर्मेशन निकाली, एक ब्रीच निकाला है तो वो किस सोर्स से आया, ताकि उसको ट्रेल किया जा सके, उसको चेक किया जा सके।
अगला पॉइंट हमारे पास निकल के आता है जो भी एक्सेप्शंस निकली हैं। एक्सेप्शंस मतलब कहीं भी वो ब्रीचेस फाउंड होती है, कुछ ऐसी चीज फाउंड होती है जो नहीं होनी चाहिए, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसको करना? मैनेजमेंट को, या जिसको भी रिपोर्ट करना है उसको रिपोर्ट अच्छे से किया जा सके। अगला पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा है आइडेंटिफाई वोलेशन एंड एक्सप्लेन रिस्क। अगर आपने कोई वोलेशंस को आइडेंटिफाई किया तो सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या क्या वोलेशंस हमने आइडेंटिफाई करी, एंड सेकंड उनसे क्या क्या रिस्क हमें अराइज हो सकते हैं। अगला पॉइंट इस कि आपने वोलेशंस ढूंढी, आपने उसका रिस्क भी बताया कि हम ये वोलेट हुआ, इसके करके ये रिस्क अराइज हुए, एंड रिस्क को अग रिस्क अब हमें पता लग गया रिस्क को करेक्ट करने के लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं, हमें वो भी चीज बतानी है। अगला करेक्ट, आपने रिस्क ढूंढा, आपने वोलेशन ढूंढी, उसका रिस्क बता के उसके करेक्टिव एक्शन बताया, क्या वो करेक्टिव एक्शन मैनेजमेंट में लिया या नहीं लिया, उसका ट्रैक रखना। जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं वो सीनियर मैनेजमेंट या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना। एंड लास्ट इज कि जो भी आपने ऐसी ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट नहीं बनी क्योंकि वो शायद मटेरियल नहीं थी, उनका डॉक्यूमेंट बेसिस पे ही रिजोल्व करवा देना, छोड़ना कुछ नहीं, सब कुछ रिजोल्व कराना। ओके, सो एक बार मोटा मोटा ऊपर से दोबारा देखते हैं कि की कंपोनेंट्स ऑडिट प्रोग्राम के क्या होने चाहिए। सबसे एक तो प्रॉपर प्लानिंग करो। प्रॉपर प्लानिंग किस चीज की? ताकि सारे क्यों करो? ताकि गाइडलाइंस कवर हो सके, सारा काम स्विफ्टली हो सके, कोई भी गैप ना रहे, मतलब सब कुछ कवर हो जाए। उस इंस्टीट्यूशन की रिस्क प्रोफाइल को रख के सारे प्लान बनाओ। जो भी आप वर्किंग कर रहे हो उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके में बनाओ, उसकी प्रॉपर ट्रेल्स मेंटेन करो। अगर आपको कोई वोलेशन मिलते है, कोई एक्सेप्शन मिलते है, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करो। आपको कोई वोल्यूशन मिली उसको एक्सप्लेन, रिस्क को एक्सप्लेन करो। रिस्क को एक्सप्लेन करने के बाद ये बताओ कि उस चीज को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ये बताने के बाद कि कैसे करेक्ट किया जा सकता है, ये भी ट्रैक करो कि क्या उसे करेक्ट किया गया या नहीं किया गया। आपकी जो भी फाइंडिंग्स है आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी, जो भी आपके सीनियर मैनेजमेंट है उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उसको रिपोर्ट कर दो। ठीक है। अब हमारे पास जो इफेक्ट, अगर हमें अपनी कंप्लायंस पॉलिसी को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले आती है कि जो हमारी एएमएल रिस्क प्रोफाइल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क प्रोफाइल है, उसकी जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करो। कोई ऐसी सर्विसेज या एरियाज है जहाँ रिस्क हाई है उनको आइडेंटिफाई करो ताकि उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा अगर कोई भी न्यू रेगुलेशंस आई हैं या कोई गाइडेंस नई इशू हुई है, जैसे लाइक पिछले साल कुछ गाइडेंस अलग थी, इस साल कुछ अलग है, तो जो न्यू गाइडलाइंस हो उनको देखो पढ़ो। और रीजन मीन कि ये इंश्योर किया जा सके कि अभी भी जो काम है वो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रहा हो, ना कि पुरानी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हो। अगला पॉइंट इज कि जो लास्ट ऑडिट हुआ, जो मोस्ट रिसेंट ऑडिट हुआ, उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिली, क्या क्या रेगुलेटरी एग्जामिनेशन हुई, उनको ध्यान में रखो, उन्हें पढ़ो, उनके रिजल्ट्स को कंसिडर करो। रीजन मीन अगर एक चीज, एक गलती एक जगह पे हुई है तो दोबारा सेम गलती उसी जगह पे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप पिछली ऑडिट रिपोर्ट का पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस किस तरीके की गलतियां हुई थी, ताकि वो गलतियों को हम दोबारा आइडेंटिफाई करें कि एटलीस्ट वो गलतियां तो ना हुई हो। उसके अलावा सेल्फ कंप्लायंस रिव्यूज बैंक करवाता है इंडिपेंडेंटली, या खुद करता है या बाहर से करवाता है, उनके जो रिजल्ट हैं उनको भी कंसीडर करो। उसके अलावा कोई पास्ट रिकमेंडेशन दी गई थी, क्या वो रिजोल्व हुई नहीं हुई, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन इस पॉइंट्स को कवर करने से क्या होगा, इन चीजों को करने से क्या होगा, जो हमारी कंप्लायंस पॉलिसी वो ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बन पाएगी। ठीक है। अब हमने डिस्कस करा कि कुछ चेंजेस आते हैं पिछले ऑडिट्स और इस ऑडिट में, उनमें उनको भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि वो चेंजेस किस किस तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहला इस ऑर्गेनाइजेशन रिस्क प्रोफाइल, एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क प्रोफाइल चेंज हो सकती है, वो पहले लोअर रिस्क सेगमेंट में थी अब हायर रिस्क सेगमेंट में आ सकती है। सेकंड इस कंप्लायंस फंक्शन चेंज हो सकता है, कंप्लायंस फंक्शन पहले उसको रेगुलेशन चेंज हुई, पहले उसको कंप्लायंसेस कम करने पड़ते थे, अब कंप्लायंसेस को ज्यादा करने पड़ सकते हैं। रेगुलेशंस नहीं आ सकती हैं, नई रेगुलेशन गाइडलाइंस आ सकती हैं। टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट हो सकती है, मॉनिटरिंग में एनहांसमेंट हो सकती है। उसके अलावा हो सकता है कि बैंक ने कुछ नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च करनी हो, तो उन चीजों को भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन चीजों के लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट टेस्ट, इन चीजों को करने के लिए देयर शुड बी अ सिस्टम फॉर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग हम समझते हैं बेसिकली बहुत शॉर्ट में, कि क्या होता है, कंप्लायंसेस हुए, उनका टेस्ट करना कि क्या वो जो कंप्लायंसेस थे वो एक्चुअली हुए या नहीं हुए। लाइक आई एम सपोज आई एम ए कंप्लायंस ऑफिसर, मैंने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि मैंने इस पार्ट के अंदर ये कंप्लायंस चेक कर लिया, कंप्लायंस हो चुका है। एज अ रिस्क ऑफिसर मैं चाहूँ तो उस चीज की टेस्टिंग कर सकता हूँ कि वो एक्चुअली कंप्लायंस हुए या नहीं हुए, कि या सिर्फ सर्टिफिकेट जस्ट ऐसे ही इशू कर दिएगा। उस चीज को टेस्ट करना कहा जाता है टेस्टिंग करना, टेस्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी करती है, लाइक जो रिस्क ऑफिसर होता है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होते हैं। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग किस किस एरियाज के अंदर होनी जरूरी है, किस किस एरिया के अंदर करी जा सकती है।
सबसे पहले टू चेक पॉलिसी एंड प्रोसीजर एडवोकेट हो। सेकंड, जो टेस्ट प्रोसीजर है वो कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। ठीक है। टेस्ट हमें टेस्ट इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ये चेक करने के लिए की जा सकती है जो हमने कस्टमर आइडेंटिफाई करा है जो हायर रिस्क है वो एक्चुअली सही है या नहीं है। ठीक है। जो हम कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करते हैं वो कितनी एक्यूरेट है, हम जो एनहांस ड्यू डिलिजेंस करते हैं वो कितनी एक्यूरेट है, और जो हमने डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी दी है कि किन की चीजों क्या 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 डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वो एक्चुअली वर्क कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। उसके अलावा जो प्रोसीजर है वो सही तरह से वर्क कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। हम जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम हमने बनाया उसके अंदर जो कस्टमर आइडेंटिफाई करे क्या वो हमने सही करे नहीं करे। उसके बाद जो हम इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम उनको टेस्ट करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो रिपोर्टिंग सही हुई है या नहीं हुई। उसके अलावा कुछ हमें कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी मिलती है उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिंग करने के लिए भी हम इंडिपेंडेंट टेस्टिंग की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। कुछ चीजों को रिपोर्ट करना होता है, उनको रिपोर्ट बनाना होता है कि जो जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग हो रही है, रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है नहीं हो रही। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जो सपोज एक रिपोर्ट बनानी है उसका जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैं सैंपल बेसिस पे जैसे मेरे पास 100 रिपोर्ट्स आ गई, 100 रिपोर्ट्स में से मैं 10 या 12 सैंपल बेसिस पे चेक कर सकता हूँ कि क्या जो इनका फॉर्मेट है वो एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करना। ठीक है। उसके बाद जो रिस्क असेसमेंट हमने करी है क्या वो एक्यूरेट हुई है नहीं हुई उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। कैश एक्टिविटीज पर टेस्टिंग कर सकते हैं, करेंसी ट्रांजेक्शन जो रिपोर्ट्स आई हैं उन पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हम एटीएम ट्रांजेक्शन पे भी टेस्ट चेकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी ऐसी चीजें जहां एक्शनेबल इश्यूज हैं, कुछ ऐसे इश्यूज जहां एक्शन लिया जा सकता है हम वहां कर सकते हैं। एक्शंस करने के बाद हमें कोई पोल्यूशंस मिलती है उनके ऊपर हमने करेक्टिव एक्शंस दिए, करेक्टिव एक्शंस को ट्रैक ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए भी टेस्ट चेकिंग की जा सकती है। एंड सपोज पिछला ऑडिट हुआ था, पिछले ऑडिट के अंदर कुछ ऑडिट इश्यूज अराइज हुए थे, क्या उस ऑडिट इश्यूज के साथ प्रॉपरली डील किया गया नहीं किया गया, उनको क्लोज किया गया नहीं किया गया, उसके लिए हम टेस्ट चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा सपोज हमने क्लोजर कर दिए, उसके अलावा जो क्लोज इश्यूज हैं उनके ऊपर भी अगर कोई सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए भी टेस्ट चेकिंग की जा सकती है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट की टेस्ट चेकिंग किन किन एरियाज में की जा सकती है, किन किन एरियाज को कवर करती है। अगला हमारे पास जो पॉइंट निकल के आता है दैट इज ऑडिट रिसोर्सेज एंड ऑडिटर्स एक्सपर्टीज। ऑडिट रिसोर्सेज की ऑडिट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं, ऑडिटर की एक्सपर्टीज किस लेवल तक होनी चाहिए। ठीक है। पहला पॉइंट इज जो ऑडिट फंक्शन है वो इंस्टीट्यूशन के अंदर ही होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दिस कैन बी एक्सटर्नल ऑल्सो, बट जो इंटरनल वाला होता है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो बाहर वाला होता है उसको बोलता है एक्सटर्नल ऑडिट फंक्शन। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने से क्या होगा, जो रिपोर्टिंग होगी वो बहुत एक्यूरेट हो सकती है। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑडिट फंक्शन। उसके बाद जो हेड ऑफिस का भी ऑडिट होना चाहिए। हेड ऑफिस का ऑडिट लाइक चाहे वो इंडिया के अंदर है चाहे वो बाहर के अंदर है। ठीक है। थर्ड इज आउटसाइड ऑडिट फॉर्म लाइक कि हम बाहर से भी एक ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, बाहर से सीएस अपॉइंट कर सकते हैं जो एक्चुअली ब्रांच ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का रोल प्ले करते हैं, कंकरेंट ऑडिटर्स का रोल प्ले करते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स का रोल प्ले करते हैं, स्टॉक ऑडिटर्स का रोल प्ले करते हैं। ठीक है। उसके अलावा उनके पास एक टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। लाइक हम सीएस की एग्जांपल लेते हैं। जो सीएस होते हैं दे आर परफॉर्म्ड इन अकाउंटिंग, बैंक के अंदर होती है जो, दे आर परफॉर्म्ड इन ऑडिटिंग। उसके अलावा बैंक की रेगुलेशंस को स्टडी करते हैं। देर आर स्पेशल कोर्सेज फॉर सीएस ऑल्सो ताकि वो बैंक ऑडिट्स के लिए एलिजिबल हो सकें। ठीक है। स्पेसिफाइड ट्रेनिंग जो स्पेशल कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो न्यू रेगुलेशंस या गाइडेंस आई है उनसे उनको फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो खुद ही फेमिलियर नहीं है तो वो उनका कंप्लायंस किस तरीके से चेक करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑडिट फंक्शन कि किस तरीके से ऑडिट फंक्शन वर्क करता है, क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर चीजें होनी चाहिए। उस और टेस्ट चेकिंग क्या होती है, टेस्ट चेकिंग किन किन एरियाज पे कवर की जा सकती है। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ताकि जो हमारी कंप्लायंस पॉलिसी है उसको हम क्या कर सकें, सक्सेसफुल बना सकें। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एंड इफेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम। अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट द रिपोर्टिंग। कि जी आपने हमने क्या क्या पढ़ा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कंप्लायंस इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए, कंप्लायंस रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, कंप्लायंस इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है। और आइडेंटिफाई कैसे करें, हमने टेस्ट चेकिंग करी, ऑडिट करा। अब हमने जो अपनी फाइंडिंग्स करी हैं, जो उसके इसके साथ साथ इनहेरेंट रिस्क भी पढ़े हमने। इनहेरेंट रिस्क भी जो फाइंडिंग्स हुई है, जो कंट्रोल्स हुए हैं, क्या वो कंट्रोल इंप्लीमेंट हुए हैं नहीं, उनको रिपोर्ट करना तो बहुत जरूरी है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हम एक यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से रिपोर्टिंग सिस्टम वर्क करता है। रिपोर्टिंग सिस्टम ने दो पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला इस
कि एक तो स्टेटस का रिपोर्ट करना, स्टेटस का रिपोर्ट मतलब कि कंप्लायंस कितना हुआ है उस चीज को रिपोर्ट करना। सेकंड, अगर आपको कोई ब्रीच मिलती है तो उस ब्रीच को रिपोर्ट करना। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि हम स्टेट कंप्लायंस के स्टेटस को किस तरीके से रिपोर्ट करें। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एनेक्शर 3। एनेक्शर 3 की रिपोर्टिंग, एनेक्शर 3 की रिपोर्टिंग के अंदर क्या होता है, जो ब्रांचेज हैं, बैंक ब्रांचेज हैं, वो रीजनल ऑफिस को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं कि जो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है उनको उनको हमने फॉलो करा है। जो इंटरनल गाइडलाइन, जो मतलब जो भी बैंक पर गाइडलाइंस लग रही हैं, चाहे वो रेगुलेशन लगा रहे रेगुलेटरी अथॉरिटी लगा रही हो, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लगा रही हो, इंटरनल गाइडलाइंस हो, उनको ब्रांच के द्वारा फॉलो किया गया है। वो ब्रांच किसको सबमिट करता है, आरओ को। आरओ को कब तक सबमिट करना होता है, क्वार्टरली बेसिस पे सबमिट किया जाता है। एंड जब क्वार्टर क्लोज हो रहा है उसके 5 दिन के अंदर अंदर क्लोज किया जाता है। लाइक 31 दिसंबर का क्वार्टर खत्म हुआ तो 31 दिसंबर के अगले 5 दिन, मतलब 5 जनवरी से पहले पहले ये सर्टिफिकेट एनेक्शर 3 के अंदर ब्रांचेस को आरओ को इशू करना पड़ता है। ठीक है, अगला एनेक्शर आता है एनेक्शर 4। आरओ आरओ को सर्टिफिकेट्स मिले कहाँ से, ब्रांच से। तो उन ही सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे जो आरओ है वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट को एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि हमने ये सर्टिफिकेट्स हैं, इनके बेसिस पे हमने चेक करा, तो हम ये इंश्योर करवा रहे हैं, हम ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि जो कंप्लायंस है वो हुआ है। ठीक है, तो ये करना कब तक होता है, क्वार्टर एंड हुआ उसके 10 दिन के अंदर अंदर। लाइक थर्टी फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ, 5 दिन के अंदर अंदर ब्रांचेस आरओ को देंगी, और अगले 5 दिन के अंदर अंदर जो आरओ है वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट को ये सर्टिफिकेट सबमिट करेगा। ठीक है, सो दिस वॉज एनेक्शर 4। अगला हमारे पास निकल जाता है एनेक्शर 5। एनेक्शर 5 इज, हमने पढ़ा था सेंट्रल ऑफिस के अंदर कुछ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के जो फंक्शनल हेड्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है कि जो गाइडलाइंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज गाइडलाइंस या कोई भी सर्कुलर्स थे उनको प्रॉपरली फॉलो किया गया। ये देना किसको है, हेड ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को। कब तक देना है, क्वार्टर एंड होने के 10 दिन के अंदर अंदर। सिक्स जो पॉइंट है वो निकल के आता है ओवरसीज ब्रांचेस के करके। बैंक सिर्फ एक कंट्री तक तो लिमिटेड नहीं है, उनके ओवरसीज ब्रांचेस भी हैं। तो ओवरसीज ब्रांचेस के अंदर भी कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है, कंप्लायंस उनके लोकल लॉज का भी और हमारे लॉज का भी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट 6 के अंदर इशू किया जाता है कि जो लोकल लॉज लग रहे हैं, जो लोकल गाइडलाइंस लग रही हैं उनको फॉलो किया गया। तो जो उनको फॉलो किया गया। एंड वो देना किसको है, ओवरसीज ब्रांचेस को। कंप्लायंस डिपार्टमेंट हेड ऑफिस के अंदर जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ऑफिस के अंदर जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, उसको ये हर महीने के 5 दिन खत्म, हर महीने खत्म होने के 5 दिन के अंदर अंदर ये सबमिट कराना जरूरी होता है। हम चारों एनेक्शन एक बार शॉर्ट में दोबारा देखते हैं। एनेक्शन 3, ब्रांच मैनेजर को आरओ को देना है क्वार्टर एंड होने के 5 दिन के अंदर अंदर कि हमने गाइडलाइंस को फॉलो करा है। अगला नेक्स्ट आरओ, ब्रांच मैनेजर ने दिया आरओ को, अगला काम आता है आरओ का। आरओ के नीचे जितनी ब्रांचेस है सबसे सर्टिफिकेट्स आए होंगे, उन सर्टिफिकेट्स के बेसिस के ऊपर उसको एक सर्टिफिकेट रेडी करना है नेक्स्ट 4 के अंदर, एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट को देना है कि सारे कंप्लायंसेस को फॉलो किया गया है। वो देना कब तक है, क्वार्टर एंड होने के 10 दिन के अंदर अंदर। अगला जो सर्टिफिकेट है वो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को देना, फंक्शनल डिपार्टमेंट जो हेड है उसको अपने कंप्लायंस डिपार्टमेंट को देना है क्वार्टर खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर। अगला जो सिक्स अनेक्शर है, सिक्स शेड्यूल है अनेक्शर है, वो किसको, उसके अंदर जो सर्टिफिकेट है वो कौन इशू करेगा, ओवरसीज ब्रांचेस सेंट्रल ऑफिस के कंप्लायंस डिपार्टमेंट को ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि हमने जो लोकल लॉज है उनको कंप्लाई करा है। और ये देना कब कब है, ये मंथली देना है, हर मंथ खत्म होने के 5 दिन पहले। सो अनेक्शर 3, ब्रांच टू आरओ, क्वार्टर एंड होने के 5 दिन के अंदर अंदर। आरओ, अगला अनेक्शर 4, आरओ टू कंप्लायंस डिपार्टमेंट, क्वार्टर खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर। थर्ड, जो फिफ्थ फिफ्थ अनेक्शर, हेड ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट टू कंप्लायंस डिपार्टमेंट, क्वार्टर खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद अनेक्शर 6, ओवरसीज ब्रांचेस को देना है किसको, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को, हर महीना खत्म होने के 5 दिन के अंदर अंदर। सो दीज अनेक्शर्स के अंदर हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं, सर्टिफिकेट्स की जो हमने कंप्लायंस है उनको किया है। एंड बट सपोज कुछ नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व होता है, कुछ ब्रीच अप्रोच होती है, तो उसको कैसे डील किया जाता है। सेम वैसे जैसे अनेक्शर वही सीरीज में पढ़ते हैं। पहले जो ब्रांच है वो आरओ को रिपोर्ट करेगी, उसका नेक्शर होगा नेक्शर 7। आरओ देगा कंप्लायंस डिपार्टमेंट को, उसका होगा नेक्शर 8। जो फंक्शनल हेड्स हैं वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, उसका होगा नेक्शर 9। एंड जो ओवरसीज ब्रांचेस हैं जब वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट को देगी उसका होगा नेक्शर 10। सो ये हुआ 4 नेक्शर, जैसे 4 नेक्शर पहले थे रिपोर्टिंग के, 4 नेक्शर है ब्रीच के। सेम टर्मिनोलॉजी में, सेम ही सीरीज में। वहां था थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यहाँ है सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ। उसके अलावा एक एनेक्शन हमारे पास निकल के आता है एनेक्शन 11। इसके अंदर जो ऑडिट डिपार्टमेंट है
ऑडिट डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बना के देता है कि क्या क्या रिपोर्ट हुई है, और वो कंट्रोलिंग रीजनल ऑफिस को एनेक्शर 11 के अंदर वो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास निकल के आता है कि रैंडम बेसिस के अंदर जो जो हमने एनेक्शर प्रोवाइड करे, जो ऊपर अपने सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करे कि हमारे जो कंप्लाइंसेस हुए हैं, उन कंप्लाइंस की टेस्ट चेकिंग की जाती है रैंडम बेसिस के ऊपर। रैंडम बेसिस का मतलब ये होता है कि हर एक चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। एक सैंपल साइज निकाला जाता है, सैंपल के बेसिस के ऊपर टेस्ट चेकिंग की जाती है। लाइक हाँ, बैंक के अंदर तो 1000 ट्रांजेक्शन हो रही है, 1000 ट्रांजेक्शन को चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो 1000 ट्रांजेक्शन को चेक करने की बजाय उनमें से कुछ 100 सैंपल्स डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स वो लिए जाते हैं, एंड उन 100 के ऊपर उन 100 की चेकिंग की जाती है, और 100 के बेसिस पे जो रिजल्ट आए वो पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन मतलब जो 1000 ट्रांजेक्शन थी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके ब्रिजेस का पता लगाया जा सकता है। ओके। सो अब हम देख रहे हैं, अगर हमें सैंपल साइज लेना है, सैंपल साइज लेने के लिए हमें क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहला अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें सैंपल साइज लेना है तो सैंपल साइज लेते वक्त हमें क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमने हमारे माइंड में रखनी चाहिए वो होता है रेगुलेटरी फोकस, कि किन किन चीजों पर रेगुलेशन लग रही है, किस किस बेसिस पे लग रही है, उसका फोकस हमें ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड, जो भी हम एक्टिविटी की चेकिंग कर रहे हैं उस पर रिस्क कितना है, अगर तो रिस्क ज्यादा है तो उसकी चेकिंग सैंपल साइज वो बड़ा होगा, अगर उसका रिस्क कम है तो उसका सैंपल साइज कम होगा। थर्ड, सपोज उसमें रिस्क ज्यादा बट उसमें बैंक का एक्सपोजर ही बहुत कम है तो ज्यादा सैंपल लेने की जरूरत ही नहीं है, तो उसमें सैंपल कम हो जाएगा। वही अगर बैंक का एक्सपोजर ज्यादा है तो उसका सैंपल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। एंड सपोज एक एरिया है जहां पिछली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ब्रिचेस फाउंड हुई थी, मेजर ब्रिचेस फाउंड हुई थी, तो इस बार जब हम चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर सैंपल चेकिंग हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी गलती हो चुकी है, दोबारा होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसके अंदर हम सैंपल साइज है जो वो बड़ा रखेंगे। सैंपल से लेते वक्त हमें एक ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि ये ना हो कि सेम ही अकाउंट्स या सेम ही ट्रांजेक्शन बार बार सैंपल के अंदर उठ जाए। लाइक हमने एक मंथली मंथली ऑडिट कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे हम टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं सपोज, पिछले मंथ आपने हमने एक सैंपल लिया था जिसके अंदर जो सैंपल सिलेक्ट हुए थे वो सपोज सिलेक्ट हुए, ए सिलेक्ट हुआ, डी सिलेक्ट हुआ, ई सिलेक्ट हुआ, जी सिलेक्ट हुआ, एल सिलेक्ट हुआ। तो जब नेक्स्ट मंथ हम ये सैंपल दोबारा से लेंगे, दोबारा से हम सैंपल लेते वक्त ये जरूर इंश्योर करेंगे कि ये ना हो कि यही ट्रांजेक्शन दोबारा से हाईलाइट हो रही है और यही ट्रांजेक्शन की दोबारा चेकिंग हो रही है। ये तो हुआ कि हम सिर्फ इन्हीं चेकिंग कर रहे हैं, बाकी पॉपुलेशन को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि सैंपल लेते वक्त सेम ही आइटम्स दोबारा दोबारा से रिपोर्ट ना हो। उसके अलावा हम अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन को अप्रोच करें, उनको उनकी टेस्ट चेकिंग करें। ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक निकल के आता है रोल ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। हमने बीच ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा क्या होता है। ठीक है। एंड ऑडिट क्या, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। सो वही की ऑडिट एंड इंस्पेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ब्रीचेस और नॉन कंप्लायंस को टाइमली फाउंड किया जा सकता है, इंस्पेक्ट किया जा सकता है, और टाइम टू टाइम पे रिपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है। रिपोर्ट करने के लिए, फाइंड करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, रैंडम सैंपल टेस्टिंग का। रैंडम सैंपल लिए जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, उनके बेसिस पे अपनी जो फाइंडिंग्स है उनको रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास निकल के आती है ऑडिट कमेटी। जो ऑडिट कमेटी होती है वो किस क्या क्या रोल प्रोवाइड करती है। सबसे पहला ऑडिट कमेटी रोल प्रोवाइड करती है कि बैंक के ऑपरेशंस के अंदर जो भी ऑडिट फंक्शन परफॉर्म किया जाता है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना और उस पर ध्यान रखना कि किस किस तरीके से ऑडिट किया जाएगा, उसके लिए गाइडलाइंस इशू करना। गाइडलाइंस इशू करने से क्या होता है, जो इंटरनल इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। सेकंड, हर बैंक का स्टेचुटरी ऑडिट होता है। स्टेचुटरी ऑडिट होने के साथ साथ आरबीआई अपनी इंस्पेक्शंस करवाता है, उनको फॉलो अप करना, उनको करवाना किसका काम है, ऑडिट कमेटी का। जो हमारी इंटरनल हाउसकीपिंग है उसको स्ट्रेंथन करना किसका काम है, ऑडिट कमेटी का। उसके अलावा अगर सपोज कुछ इरेगुलरिटीज हैं एंड जो हमारे ऑडिटिंग ऑफिशियल्स हैं या इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स उसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, रिपोर्ट उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, उनको मिली ही नहीं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज इंटरनल कंट्रोल उनका पीरियोडिक रिव्यू करना। ठीक है। जो रिस्क प्रोन एरियाज हैं उनके बारे में बोर्ड को बताना कि इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किसका काम है, ऑडिट कमेटी का। ऑडिट कमेटी ये सब कैसे बताती है, ऑडिट होता है, ऑडिट कमेटी के पास रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर ये गाइडलाइंस या जो एडवाइस है वो बोर्ड को इशू की जाती है। उसके अलावा जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स हैं, ताकि रिस्क मैनेजमेंट मेजर जो हमने बनाया ताकि रिस्क को कम से कम किया जा सके, उनका रिव्यू करना। एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो हमारे स्टेट्यूटरी कंप्लायंस है ये इंश्योर करवाना कि बैंक उनका कंप्लाई प्रॉपर तरीके से कर रहा है। तो ये सब किसके फंक्शंस के अंदर आते हैं, ऑडिट कमेटी के अंदर। ठीक है।
अब हम देख रहे हैं ऑडिट कमेटी मेनली क्या क्या काम करता है, क्या क्या रोल्स प्रोवाइड करता है, क्या क्या रोल्स परफॉर्म करता है। सबसे पहला पीरियोडिक डिस्कशन विद ऑडिटर्स। जो ऑडिट कमेटी बेसिकली किन किन चीजों पे सुपरविजन करता है, तो ऑडिटर से वो पीरियोडिक बेसिस पर डिस्कशन करता है कि उनकी क्या क्या फाइंडिंग्स थी, उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, अगर उनको दिक्कतें आ रही है उनको रिमूव करवाना, ताकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और ज्यादा वीक हो सके, वीक स्ट्रॉन्ग हो सके, सॉरी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। जो स्कोप ऑफ ऑडिट है उसको डिस्कस करना, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उनको डिस्कस करना। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, बोर्ड के आगे रखी जाती हैं। उनको रखने से पहले उनका रिव्यू करना, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत है, या कुछ चीज सही, कुछ चीज गलत तरीके से तो रिपोर्ट नहीं हुई है, सब कुछ उसके अंदर सही है। उसके अलावा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो सही तरह से कंप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसका ध्यान रखना। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि जो भी वो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपरली कर सकें। जो भी मैटर्स उन्हें बोर्ड के द्वारा रेफर किए गए हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, ये इंश्योर करवाना किसका काम है, ऑडिट कमेटी का। उसके अलावा वही की इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है फॉर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑल्सो एंड इंटरनल ऑडिटर ऑल्सो। सो ये इंश्योर कराना कि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हो, ताकि अगर उन्हें कोई ब्रीच मिलती है तो उसकी डीप एनालिसिस करके जो एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन है वो निकाली जा सके। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी क्या होती है, क्या क्या रोल परफॉर्म करती है, एंड इंस्पेक्शन और ऑडिट का क्या रोल होता है। अगला हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जो ऑडिट का ही पार्ट है। इसके अंदर जो ऑडिट का एक स्पेसिफिक पॉइंट है, दैट इज क्रेडिट ऑडिट या लोन रिव्यू ऑडिट, लोन रिव्यू मैकेनिज्म ऑडिट, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो, उसको हम कवर करने वाले हैं। क्रेडिट रिस्क में हमने पढ़ा था। सो देखो, बैंक का सबसे जो मेन हमने फंक्शन पढ़ा है, जिनके पास पैसा ज्यादा है उनसे पैसा उठाना, जिनके पास पैसा कम है उनका जो लोन की फॉर्म में देना। सो लोन की फॉर्म में देने के लिए बैंक क्रेडिट इशू करता है। तो उसका जो इनहेरेंट रिस्क हमने अभी पढ़ गया है, क्रेडिट रिस्क का इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि जो हमने एसेट्स क्रिएट करी, जिन लोगों को लोन दिया उनसे पैसा वापस ना आना। तो इस रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। मैनेज करने के लिए क्या है, हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट क्यों करते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके जो हमने लोन सैंक्शन के टाइम पे जो भी हमने गाइडलाइंस इशू किए हुए हैं उनके अंदर कोई भी ब्रीच ना वो प्रॉपरली फॉलो हो सके। ठीक है। सो जो क्रेडिट ऑडिट होता है, मतलब वही उसी प्रोसेस को क्रेडिट रिस्क को ऑडिट करना है, नोन एज क्रेडिट ऑडिट। क्रेडिट ऑडिट का सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है। एक तो जो बैंक का क्रेडिट पोर्टफोलियो है, क्रेडिट पोर्टफोलियो मतलब जिन जिन लोगों को बैंक ने लोन दे रखे हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। जो हमारी सैंक्शन प्रोसेस है उसका रिव्यू किया जा सके। रेगुलेटरी कंप्लायंस उस पर फीडबैक प्रोवाइड किया जा सके कि सभी रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। उसके अलावा हमने देखा था कि जो बैंक है वो कस्टमर्स की क्रेडिट रिस्क असेसमेंट कर रहा है। वो खुद की बैंक अपनी भी क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करता है और हर कस्टमर की भी करता है। तो जो उस पर रिव्यू दिया जा सके कि वो सही बेसिस पे हो रही है नहीं हो रही। उसके अलावा कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, उनको पढ़ा जा सके। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या होता है, कुछ ऐसे सिग्नल्स पहले ही पता लग जाते हैं, लाइक पर्सन है सपोज, उसको हमने लोन प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उससे हमें पता लग रहा है इस बंदे की कंपनी रेगुलरली लॉस में जा रही है, तो उसका अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि हो सकता है ये बंदा इन फ्यूचर इंसॉल्वेंट हो जाए। तो उन चीजों को पकड़ना, उन चीजों को डिटेक्ट करना और उन पर अपने रेमेडियल एक्शन लेना। ठीक है। उसके अलावा कुछ कहीं भी चीज पे, कहीं कहीं भी जगह पे कोई ब्रीच हुई है, कुछ भी नॉन कंप्लायंस हुआ है, उस पर करेक्टिव एक्शंस लेना, ताकि जो हमारी क्रेडिट क्वालिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो क्रेडिट ऑडिट का मोटा मोटा ये पर्पस होता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। क्रेडिट ऑडिट परफॉर्म करने के लिए क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट्स का क्या क्या काम है, सबसे पहले जो एक तो क्रेडिट ऑडिट उन्होंने जो किया उसके ऊपर रिपोर्ट करना, रिपोर्ट के अंदर अपनी फाइंडिंग्स बताना, अपनी फाइंडिंग्स को एनालाइज करना, फाइंडिंग्स को एनालाइज करके डिपार्टमेंट्स को एडवाइस करना कि अगर कोई ब्रीच है, कुछ करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, उसको किस किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। थर्ड हमारे पास निकल के आता है जो हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, उनसे फॉलो अप करना कि हमने जो एडवाइस दी थी क्या आपने वो फॉलो करी है नहीं करी, अगर या कोई गाइडलाइंस इशू करनी है तो गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो हुई है नहीं हुई। ठीक है। जो अपनी फाइंडिंग्स है अपने टॉप मैनेजमेंट को बताना, टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के अंदर असिस्ट करना। जो रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं उनके जो रिस्पॉन्स, जैसे उन्होंने फाइंडिंग्स करके फंक्शन हेड्स को बताई, फंक्शन उन्होंने जो उस पर रिस्पॉन्स दिया, क्या वो क्वेरी जो रेज हुई उनको क्लोज किया गया नहीं किया गया, उनको प्रोसेस करना। ये भी किसका काम है, क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का। कि क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट करा तो देखना कि जो ब्रीचेज है उन पर करेक्टिव एक्शन लिया गया है नहीं लिया गया, इनका ही काम है। उसके बाद एडवांसेस का एक डाटाबेस, जो जिन जिन
जिन जिन एडवांसेस का क्रेडिट ऑडिट हुआ है, लाइक हमने लोन, लाइक 10 कस्टमर है, 10 कस्टमर पे क्रेडिट ऑडिट करने की जरूरत नहीं थी, हमने 10 में से सिर्फ चार कस्टमर्स के क्रेडिट ऑडिट किए। तो किन किन 4 कस्टमर्स के क्रेडिट ऑडिट हुआ, क्या क्या फाइंडिंग्स हुई, किस किस तरीके से ऑडिट किया गया, उसका एक डाटाबेस मेंटेन करना। ये भी कौन करता है? क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं जो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट है, या जो क्रेडिट ऑडिट है, उसका स्कोप कितना है और वो क्या क्या चीजें कवर करता है। सबसे पहले जो क्रेडिट ऑडिट है वो पूरे पोर्टफोलियो को कवर करता है। पोर्टफोलियो बेसिकली कि जितने लोगों को बैंक ने लोन दिया, क्रेडिट पोर्टफोलियो वो समझ सकते हो। ये वो बैंक की एक तरह की इन्वेस्टमेंट भी काम करती है, कि बैंक की इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी वो काम करती है। सो हम पॉइंट्स कवर करने वाले, सबसे पहले इस पोर्टफोलियो रिव्यू। पोर्टफोलियो रिव्यू के अंदर क्या आता है? एक तो जो हमने जिन लोगों को क्रेडिट दिया उसकी क्वालिटी चेक करना कि वो क्वालिटी सही हो। सेकंड हमारे पास जो निकल के आता है दैट इज कि हर एक सेक्टर्स के लिए कुछ लिमिट्स बताई जाती हैं, जिनको प्रुडेंशियल लिमिट्स बोलते हैं, या लोन पॉलिसीज आरबीआई सजेस्ट करता है। ये इंश्योर कराना कि जो भी लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिस भी सेक्टर्स को प्रोवाइड किए गए हैं, वो इन्हीं पॉलिसीज और लिमिट्स के अंदर रहते हुए प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है। ये किसका स्कोप के अंदर आता है? क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट के रिव्यू के अंदर। अगला जो हमारे पास पॉइंट निकल के आता है दैट इज लोन रिव्यू। लोन रिव्यू के अंदर क्या? लोन रिव्यू मतलब जो हमने लोन इशू कर दिए, नोट सिर्फ कि नए लोन्स, या नोट सिर्फ कि बड़े लोन्स, सभी लोन्स उनका उनका रिव्यू करना। सबसे पहले तो ऐसे लोन जिनको 3 से 6 महीने ही हुए डेट ऑफ सैंक्शन, उनका एक बार रिव्यू करना। सेकंड, साथ हमने लिमिट्स डिफाइन कर ली जिसको मटेरियलिटी लिमिट बोलते हैं, कि ये लार्ज लार्ज लोन्स है, उन लोन्स को कंप्लाई करना, उन लोन्स का रिव्यू करना। उसके अलावा सपोज आपने सिलेक्ट कर लिए थे लिमिट के अंदर की, लिमिट्स के अंदर ये लोन कवर हुए हैं, उसके अलावा जो लोन्स लिमिट में कवर नहीं हो पाए, उनमें से भी कुछ सैंपल बेसिस पे चेक करके उनका भी ऑडिट करना, उनका भी रिव्यू करना। सो दिस इज द लोन रिव्यू फंक्शन ऑफ ऑडिट क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट। आगे एक्शन, अगला पॉइंट इज एक्शन पॉइंट्स ऑफ रिव्यू। सो ऑडिट डिपार्टमेंट, हमने अभी 3 स्कोप पढ़े। हमने स्कोप क्या क्या? तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना, लोन रिव्यू करना। अब हम कवरेज पढ़ने वाले हैं। कवरेज, कवरेज किन किन चीजों की कवरेज करना, कि एक सबसे पहले तो जो पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस है विद एसोसिएटेड विद द क्रेडिट, उनको वेरीफाई करना है कि उनका कंप्लायंस हुआ। सेकंड, जो डॉक्यूमेंटेशन हमने बैंक से लिए, या बैंक ने जो बैंक को प्रोवाइड किए गए कस्टमर के द्वारा, ये एग्जामिन करना कि वो एडुकेट हो। थर्ड, जो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट है, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करवाना सही तरीके से। फोर्थ, जो अकाउंट है वो देखना कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा हो, लाइक जैसे कि लिमिट्स डिफाइन होते हैं, कि आप जैसे 5 करोड़ की, सपोज हम सीसी की एग्जांपल लेते हैं। सीसी के अंदर क्या होता है कि अगर आप कुछ पीरियड तक उसके अंदर इंटरेस्ट सर्व नहीं करते हो, तो पीनल चार्जेस लगते हैं। आप सीसी अपनी यूज नहीं करते हो, तो उस पर पीनल चार्जेस लगते हैं। तो ये देखना कि वो रेगुलेटरी अकाउंट अपने तरीके से वर्क कर रहा है, अगर नहीं वर्क कर रहा तो उसके ऊपर पीनल चार्जेस लगाना। तो वो भी क्रेडिट डिपार्टमेंट के काम के अंदर आता है। उसके अलावा कोई भी एक्शन है उनको ओवरसी करना, अर्ली वार्निंग साइन वार्निंग सिग्नल्स उनको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करके इन एनी केस कोई भी मेजर लेने की जरूरत है तो वो मेजर लेना। ठीक है। तो अब हमने जो बात करी कि जो रिव्यू करना है वो रिव्यू कब कब होना चाहिए, तो जो रिव्यू है वो डिपेंड करता है कि कितना रिस्क है। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हाई रिस्क अकाउंट है तो हर 3 महीने में रिव्यू हो सकता है। एवरेज रिस्क अकाउंट है तो हर 6 महीने में 6 महीने में रिव्यू हो सकता है। वही अगर एक लो रिस्क अकाउंट है तो हो सकता है साल में रिव्यू। सो इट डिपेंड्स कि किस लेवल का रिस्क है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने कितनी कितनी देर के अंदर उसका रिव्यू करना है। ठीक है। अगला पॉइंट इज कि जो जनरल रेगुलेटरी कंप्लायंस है, उनके ऊपर फीडबैक प्रोवाइड करना कि उनको उनको कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एंड द लास्ट इज जो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट हुई, उस पे उसके लिए जो मेथड्स फॉलो किए गए उनका रिव्यू करना, कि क्या वो एक्यूरेट थे या नहीं थे। ठीक है। तो उसके लिए जो हमने बोला ऑडिट करना है, लेकिन ऑडिट करने का, क्रेडिट ऑडिट करना, उसका प्रोसीजर क्या होगा? जो क्रेडिट ऑडिट प्रोसीजर है ना, वो ऑन साइट किया जाता है। ऑन साइट का मतलब कि ये नहीं कि आप फैक्ट्री पे चले जा रहे हो बोरवर की। ऑन साइट मतलब जहां से लोन इशू किया गया, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स दैट इज रिलेटिंग टू अ लोन वो ब्रांच के अंदर ही पड़े होते हैं, तो वहां ऑडिट करना बहुत ईजी होता है। सो करने के लिए आप सबसे पहले ब्रांच विजिट करो, वहां पे जो जो उन्होंने लोन्स लोगों को दिए या अकाउंट्स दिए, जिन लोगों को लिमिट्स प्रोवाइड करो, उनके लोन्स लो और उनको ऑडिट करके
एक क्रेडिट रिपोर्ट बनाओ जो हमने 7th और 8th में पढ़ी थी। एनेक्सर 7th और 8th के अंदर एक रिपोर्ट जाती है जिसको हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट जाती है। अगर कोई ब्रीचेस फाउंड होते हैं, क्योंकि एनेक्सर जो 7th और 8th है वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी रिपोर्ट जिनके अंदर हम रिपोर्ट ब्रीचेस को रिपोर्ट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रेडिट ऑडिट। ठीक है। लास्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ गुड कंप्लायंस। तो हम ये पढ़ने से पहले एक बार पूरा का पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि गुड कंप्लायंसेस को हम इजिली समझ पाए। तो हमने सबसे पहले, कल हमने देखा था क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट इश्यूज क्या होते हैं। फिर आज हमने देखा इनहेरेंट रिस्क क्या होते हैं, तरह तरह के रिस्क के अंदर क्या क्या इनहेरेंट रिस्क है और उनको किस किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव हुए, जो कि था ऑडिट प्रोग्राम क्या है। ऑडिट प्रोग्राम के साथ साथ हमने इंडिपेंडेंट टेस्टिंग पढ़ी। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, क्यों जरूरी है और किन किन एरियाज के ऊपर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग की जा सकती है। उसके बाद हम आए, जो हमने फाइंडिंग्स करी उसको किस 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 रिपोर्ट करना है। उसके अंदर हमने 4 एनेक्शंस पढ़े जो स्टेटस को रिपोर्ट करने वाले थे। 4 एनेक्शन हमने ऐसे पढ़े जो ब्रीचेस को रिपोर्ट करने वाले थे। एक एनेक्शन पढ़ा हमने 11th, जिसके अंदर ऑडिट डिपार्टमेंट अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट किस पे, रिपोर्ट ऑन ब्रीचेस के ऊपर। ठीक है। उसके अंदर हमने फिर सैंपल साइज पढ़ा। सैंपल साइज क्या होता है, सैंपल साइज ध्यान में रखते हुए, सैंपल साइज लेते हुए क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद हम आए अपने अगले टॉपिक पे, दैट वाज रोल ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। कि ऑडिट एंड इंस्पेक्शन का क्या रोल होता है कंप्लायंस फंक्शन के अंदर, कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर। हमने वो डिटेल में पढ़ा। फिर हमने देखा ऑडिट कमेटी किन किन चीजों पर ओवरसाइट करती है। फिर हम आए अपने क्रेडिट ऑडिट के ऊपर। क्रेडिट ऑडिट के अंदर हमने पढ़ा क्रेडिट ऑडिट एक्चुअली होता क्या है, क्रेडिट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है। क्रेडिट ऑब्जेक्टिव के बाद वो कौन कौन से फंक्शंस पर क्रेडिट ऑडिट करने के लिए जो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया जाता है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्रेडिट ऑडिट के क्या क्या स्कोप होते हैं और क्या किन किन चीजों को वो कवर करता है। ठीक है। उसके बाद क्रेडिट ऑडिट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, हमने वो पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेमवर्क। अब हम पढ़ने वाला व्हाट इज अ गुड कंप्लायंस। गुड कंप्लायंस से पहले एक क्वेश्चन आता है कि क्या बैड कंप्लायंस भी होता है। हाँ, बैड कंप्लायंस भी होता है। बैड कंप्लायंस इस सेंस में होता है कि कई बार क्या होता है, हम कंप्लायंस रेगुलेशंस का इतना इतने करने में बिजी हो जाते हैं कि जो हमारे एक्चुअली फाइनेंशियल बिजनेस है वो सफर करने लग जाता है। ठीक है। क्योंकि सपोज एक ऑफिसर है, वो अगर सिर्फ ध्यान ही देगी मुझे सिर्फ रेगुलेशंस फॉलो करने, सिर्फ रेगुलेशंस फॉलो करना भी जरूरी है, बट उसके साथ साथ उसका फाइनेंशियल बेनिफिट उठाना भी जरूरी है। ठीक है। तो एक जीआरसी जो अप्रोच यूज होती है, दैट इज गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस। गवर्नेंस इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उसमें क्या क्या रिस्क है, रिस्क और उनके में क्या क्या कंप्लायंस है, उसको बोलते हैं जीआरसी अप्रोच। जीआरसी अप्रोच। इन चीजों को जब एक रेगुलेटर इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है तो उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। रीजन मीन कि उसे फाइनेंशियल बेनिफिट सफर करने लग जाते हैं। ठीक है। तो जो सबसे बड़ा मेन चैलेंज वही आता है कि जो फाइनेंशियल एडवांटेजेस है वो कंपनी के, वो किस तरह से कन्वे होंगे, उनके अंदर ही क्लैरिटी नहीं आ पाती। रीजन मीन क्या होता है, जो लीगल ड्राइवर्स हैं, जो लीगल फोर्सेज है, उनके ऊपर ज्यादा हम स्ट्रेस देने लग जाते हैं एंड जो हमारा फाइनेंशियल बेस है वो सफर करने लग जाता है। हाँ, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है कि अगर हम कंप्लायंसेस पे वर्क करें तो हमारे रिस्क कम हो जाएंगे। रिस्क कम हो जाएंगे तो हाँ कि हमारे रिस्क कम होंगे तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बट स्टिल हमारा जो प्रॉफिट है इससे सफर जरूर करता है कि अगर अगर हम सिर्फ कंप्लायंसेस की तरफ देखते हैं। एंड इससे एक चीज क्या होती है कि अगर हम सिर्फ कंप्लायंसेस देख रहे हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है ना वो सीनियर एग्जीक्यूटिव से कम हो जाता है। उससे भी जो हमारा बिजनेस है वो सफर करता है। ठीक है। बट अगर सपोज हमें गुड कंप्लायंस चेक करना है तो गुड कंप्लायंस चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं। वो कुछ इंडिकेटर्स क्या हैं। एक, तो फर्स्ट इंडिकेटर इज अलाइंड ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी। अलाइंड ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, कंप्लायंस पॉलिसी है, कंप्लायंस स्ट्रेटजी है, वो हमारी बिजनेस ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होनी चाहिए। कि वो दोनों के अंदर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, दोनों के बैंक के इंटरेस्ट में ही वर्क करें। उसके अलावा इफेक्टिव ओवरसेट मैकेनिज्म। ओवरसेट मैकेनिज्म मतलब जो भी सुपरविजन के लिए मैकेनिज्म करने हैं, बनाने हैं, वो इफेक्टिव होने चाहिए। हर चीज के लिए रिस्क एंड कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो पर्सन है वो इफेक्टिवली यूज हो, ऑप्टिमली यूज हो। स्ट्रीमलाइन, अगर हमारी जो बिजनेस प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन वर्क में वर्क कर रही है तो हमारा कंप्लायंस प्रोग्राम इफेक्टिव है। उसके अलावा जो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन है वो क्वालिटी बेसिस पे कलेक्ट करें, उनको एनालाइज करें, उनके बेसिस पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या जो हमारा कंप्लायंस प्रोग्राम है वो इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है। सो दिस वाज कि हम कंप्लायंस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस किन किन इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमारी जो जीआरसी अप्रोच है,
कि गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस अप्रोच जो हम कंप्लायंस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में यूज करते हैं उसके क्या क्या की बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला इज हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। अगर अगर हम जीआरसी अप्रोच को इंटीग्रेट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारी इन्फो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन वो बढ़ जाएगी। अगर क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी तो हम ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाएंगे जो बैंक की वर्किंग के लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। सेकंड इज प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में दो चीजें कवर करनी है। एक होती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, एक होती है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जो किसी भी जो वैल्यू ऐड नहीं करती। बेसिकली वैल्यू ऐड मतलब वो पैसा कमा के नहीं दे रही, दे आर जस्ट एक्ट कि अगर वो हट भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमने उसको एनालाइज करा, हमने आइडेंटिफाई करा कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी है। जो तो थी हमारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज उनको हमने एलिमिनेट कर लिया। जो हमारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज थी उनको हमने ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया ताकि उनको ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया जा सके और हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। थर्ड, हमारे पास जो निकल गया था बेटर कैपिटल एलोकेशन। हम जो हमारे पास कैपिटल है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, हम उनको इफेक्टिवली, क्योंकि सब इफेक्टिवली लगा सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो कैसे कि हमने हमारे जो रिसोर्सेज थे वो पहले नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे लग रहे थे, लेकिन हमने उनको आइडेंटिफाई करा, उनको रिमूव कर दिया। जब हमने नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को रिमूव कर दिया, जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बचे थे हम अपनी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे लगाएंगे। उससे क्या होगा, जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे। इन सब चीजें करने से क्या होगा, जो बैंक की पूरी इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, जो नेट इफेक्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जो जीआरसी एक्टिविटीज हैं अ, वो डायरेक्टेड किस तरफ होती हैं, राइट लोगों की तरफ और राइट डिपार्टमेंट्स की तरफ। ठीक है। ये सब कुछ हो रहा है, हमारे रिस्क मैनेज हो रहे हैं, हमारे कैपिटल अच्छे तरीके से लग रहा है, बैंक इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। इन सबसे क्या होने वाला है, जो हमारी रेपुटेशन वो एनहांस हो जाएगी। इन सब चीजों के करके क्या है, जो हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गेन्स हैं वो जो हमारी जीआरसी एक्टिविटीज उससे बढ़ने वाले हैं। रीजन भी, हमने जो भी ऊपर काम किया, कैपिटल बेटर एलोकेट करी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हटा दी, अपनी सारी प्रोसेसेस को इफेक्टिव कर लिया, अपनी हमारी रेपुटेशन इंक्रीज हुई। रेपुटेशन इंक्रीज करने से बेनिफिट इंक्रीज होगा, टर्नओवर इंक्रीज होगी। उससे क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। लोअर कॉस्ट हम जब अचीव कर लेंगे तो हमारे जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाने वाले हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कि गुड कंप्लायंस क्या होता है। गुड कंप्लायंस क्या होता है, गुड कंप्लायंस गुड कंप्लायंस और बैड कंप्लायंस हमने सबसे पहले इसके अंदर कवर करा। उसके बाद हमने कवर करा कि हमें अपने अगर कंप्लायंस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस चेक करनी है तो हम क्या क्या इंडिकेटर्स देख सकते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि जो हमने जीआरसी अप्रोच पढ़ी, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंट्रोल अप्रोच, उसके क्या क्या की बेनिफिट्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाट इज अ गुड कंप्लायंस, कि अगर हमारी जीआरसी अप्रोच अच्छी है तो हमारा कंप्लायंस गुड है। ओके। सो यहाँ हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट होता है, कि जो फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट होता है। हम फोर्थ पार्ट अगले सेशन में पढ़ेंगे।